नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नालंदा स्टडी सर्किल में। मैं देवेंद्र आप सभी का इस एजुकेशन परिवार में स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम सारे सब्जेक्ट पे धीरे धीरे लेक्चर लाना स्टार्ट कर देंगे। उसी मुद्दे के तहत, उसी योजना के तहत आज से हम अपनी संविधान की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इसी लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत ये पहला लेक्चर हमारा है तथा इस लेक्चर सीरीज में संविधान, भारत के संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। और आपको यकीन दिलाता हूं कि इस चर्चा के बाद, इस लेक्चर सीरीज के बाद आपकी समझ जो है वो संविधान के प्रति और भारत की राज्य व्यवस्था में जो समझ है वो ना कि बढ़ जाएगी वरन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तथा इससे रिलेटेड आपके जो भी कन्फ्यूजन्स रहे होंगे, जो भी डाउट रहे होंगे, वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए, अब जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज जो थे वो भारत से तो जाना चाहते नहीं थे, लेकिन ऐसी क्या कंडीशंस बनी कि आखिरकार अंग्रेज भारत को तो छोड़ के गए ही, उसके साथ साथ ही भारतों के द्वारा भारतीयों के लिए बनाई गई संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने के लिए भी तैयार हो गए। तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ थीं, इसी लेक्चर सीरीज़ में हम ये भी जानेंगे। तो चलिए, बिना देर करते हुए हम अपने आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो अंग्रेज थे वो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड से भारत आए थे। और किस लिए आए थे, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था व्यापार करना। तो व्यापार करने के लिए वो भारत आए थे अपने देश से। तो देखिए, एक बेसिक रूल है, जैसे इंडिया है, ये इंडिया है और इंडिया से कोई बंदा यूएसए जा रहा है बिजनेस करने, तो इंडिया से डायरेक्ट तो ऐसे पहुंच नहीं सकता, रूल के खिलाफ है, नहीं पहुंच सकता। तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या चाहिए, इसको पासपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए भैया? पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट और प्लस वीज़ा चाहिए, वीज़ा, वर्क परमिट, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं किसी देश से जाके किसी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए। तो उसी तरीके से उस टाइम पे भी कुछ अनुमतियाँ, कुछ रूल होते थे जिनको फॉलो करना पड़ता था हमें अपने देश से दूसरे देश में जाकर व्यापार करने के लिए। ठीक उसी तरह से जैसा कि आज के सिनेरियो में है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ की तत्कालीन जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे परमिशन ली। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी कि जाइए भैया, आप व्यापार करिए जाके भारत में। और ये अनुमति कैसी थी? खुले मुक्त रूप से व्यापार करने की अनुमति दी थी। मुक्त रूप से मतलब है कि ब्रिटिश क्राउन ने कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाया था कि भैया आप चीनी पे ही व्यापार कर सकते हैं, या फिर चाय पे ही व्यापार कर सकते हैं, या फिर मसालों का ही व्यापार कर सकते हैं, या फिर कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं, या किसी भी एक निश्चित वस्तु या कमोडिटी के बारे में नहीं बताया था कि आप सिर्फ इसका व्यापार कर सकते हैं। बल्कि ब्रिटिश क्राउन ने ये कहा था कि भैया मुक्त रूप से चाहें जिसका व्यापार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि मुक्त रूप से व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन के द्वारा। क्राउन मतलब वहाँ की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। अब क्या होता है कि अंग्रेज भारत में आते हैं। भारत में आके वो देखते हैं कि भारत तो बहुत संपन्न देश है। तो यहाँ की संपन्नता देख के इनके दिमाग में थोड़ा सा लालच जाग जाता है। लालच जागता है तो ये सोचते हैं कि क्यों ना व्यापारिक अधिकारों के साथ साथ ही हम क्यों ना राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त कर लें। वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और अपनी संप्रभुता स्थापित करना चाहते हैं। जब ये 1600 में आए थे तो भारत में मुगलों का शासन था। उस समय थे अकबर। अकबर जो थे वो मुगल शासक थे। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1605 में मृत्यु होने के बाद इनका बेटा जहांगीर बन जाता है बादशाह। ठीक है ना, जहांगीर बादशाह बन जाता है। और उस समय थोड़े से उस समय के जो मुगल बादशाह थे
वो पुर्तगालियों से बहुत त्रस्त थे। पुर्तगाली अक्सर अटैक कर सकते थे और पुर्तगालियों के पास जो थी वो नौसेना थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करने में अक्षम थे उस समय मुगल बादशाह, तो इसलिए अंग्रेजों से मिलके चलने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पॉलिटिकल जो पावर थी उस पर भी अपनी एक बहुत अच्छी पकड़ बना ली। अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था, तो वो उनका उद्देश्य था जो समुद्री इलाके थे, तो उन समुद्री इलाकों के तटवर्ती क्षेत्र थे उन पे ये पहले नज़र गड़ाए बैठे हुए थे कि भैया यहाँ से क्या व्यापार करना बहुत सुगम है, तो इन क्षेत्रों पे हम कब्जा करेंगे। कब्जा करने के जैसे कि सूरत हो गया, गोवा हो गया, और तुम्हारा ये कालीकट बंदरगाह हो गया, जितने बंदरगाह थे, मूसलीपट्टनम हो गया जो कि चेन्नई की साइड में पड़ता है मूसलीपट्टनम बंदरगाह, और बंगाल का जो भी तटवर्ती क्षेत्र हो गया। तो इसी क्षेत्र को लेके बंगाल के नवाब से इनका बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला से युद्ध हुआ। तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसकी जो स्वामी भक्ति थी, तो स्वामी भक्त रहा नहीं वो, उसने दगा कर दिया सिराजुद्दौला के साथ। दगा करने के बाद क्या होता है, अंग्रेज सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार देते हैं और मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना देते हैं। नवाब बनाने के बाद उसी टाइम पे राजस्व के जितने भी अधिकार थे अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिए, लेकिन उस समय वो दीवानी अधिकार नहीं लिए इन्होंने। लेकिन कुछ दिनों बाद दीवानी अधिकार कब लिए, तो दीवानी अधिकार लिए इन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। ये बक्सर का युद्ध क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब 1764 में क्या था, जो मीर कासिम था, मीर कासिम प्लस अवध के नवाब सुजाउद्दौला और जो मुगल बादशाह थे उस समय शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर क्या अंग्रेजों से युद्ध किया। तो अंग्रेजों की जो सेना का सेनापति था वो था उस समय हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। तो मुनरो ने क्या किया, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को क्या कर दिया, हरा दिया। इनको हराने के बाद फिर अंग्रेजों ने क्या किया, दीवानी अधिकार भी अपने अंडर में ले लिए कि भैया आप बहुत हो गया। दीवानी के अधिकार और जो जुडिशरी थी उसको भी अपने अंडर में ले लिया। अब जुडिशरी को अपने अंडर में लेने के बाद अंग्रेज ही ये तय करते थे कि किस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाना चाहिए और किस प्रावधान के तहत दिया जाना चाहिए। दंड की रूपरेखा भी वही तैयार करने लगे। तो इस तरह से जो अंग्रेज थे वो एक क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरे। क्या बन के उभरे? क्षेत्रीय शक्ति बनकर उभर गए। इसी के बाद जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति जो थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई। वो इसलिए सिद्ध हुई क्योंकि जो क्रांति थी वो तो भारत में हुई थी, लेकिन इसका असर समुद्र पार इंग्लैंड की क्राउन तक पहुंचा था। इसी के तहत क्राउन ने 1858 भारत शासन अधिनियम लाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से राजनीतिक पावर को छीन लिया कि भैया जो ऐसा है अब आप व्यापार करो, ये पॉलिटिकल पावर है ये हम अपने हाथों में लेते हैं और जो शासन है वो अब हम चलाएंगे। तो 1858 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 तक क्राउन का शासन ही चलता रहा अनवरत रूप से। ठीक है जी, चलिए अब देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर ब्रिटिश की जो महारानी थी या ब्रिटिश की जो संसद थी वो कब से इन पे कंपनी पे कोई पर अपना एक तरीके का वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वर्चस्व स्थापित करने के संदर्भ में संसद ने एक कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक चला, तो 1773 में एक एक्ट लेके आए जिसको बोलते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, रेगुलेटिंग एक्ट मीन्स किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। इस एक्ट का नाम है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, बट ये अधिनियमित या लागू
कब किया जाए। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, तो ये 1773 देख के आंसर 1773 मत लगा देना। इसका आंसर है 1 जनवरी 1774। इस दिन से ये जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट वो लागू कर दिया गया था भारत में। इसमें इस एक्ट के तहत क्या किया था, कंपनी को ये बोला गया था कि भैया हर 20 साल पे जो है ना हम कंपनी के कार्यों की समीक्षा करेंगे और जिन भी चीज़ों से हम संतुष्ट नहीं होंगे, जो गलत चीज़ें होंगी, उनके लिए हम नए कानून बनाएंगे और उनको इरिडिकेट करेंगे। ठीक है जी, उनको ख़त्म करेंगे, जो गलत चीज़ें होंगी उनको ख़त्म करेंगे और कंपनी को अपने नियंत्रण में रखेंगे। तो उसी उद्देश्य से कंपनी ने क्या किया कि कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। ठीक है ना, पहला कदम कौन सा था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी गई। ठीक है ना, इससे मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की नींव से मतलब क्या है। देखिए क्या होता था कि उस समय क्या थी, 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। प्रेसिडेंसियाँ जहाँ पे गवर्नर रहा करते थे। ठीक है, एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी और एक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इन तीनों के जो गवर्नर जो थे वो अलग अलग थे, उनके अधिकार अपने अलग अलग थे और स्वतंत्र रूप से तीनों काम करते थे, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं था। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का नवाब नहीं, बंगाल के जो गवर्नर था, तो उस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। और इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में बाकी जो 2 प्रेसिडेंसियाँ बची थी ना, उनको इसके अंडर में कर दिया गया। किसको, एक तो किसको कर दिया गया, मद्रास को। ठीक है ना, और दूसरा किसको कर दिया गया इसके अंडर में, बॉम्बे को। तो इन दोनों प्रेसिडेंसियों को किसके अंडर में कर दिया जाए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से क्या सेंट्रलाइज शासन हो गया, सिर्फ एक ही मुखिया बचा, सिर्फ एक ही मुखिया जहाँ पे हो वो सेंट्रलाइज शासन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी गई। इसके द्वारा कंपनी को पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिल गई। ठीक है भैया, प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों की अनुमति दे दी गई। लेकिन ये कहा कि हम आपके इन कार्यों की समीक्षा करेंगे हर 20 साल में। ठीक है, 1774 में क्या किया गया था, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। लेकिन इसका एक रूल था, क्या रूल था कि भैया जो बंगाल प्रेसिडेंसी होगी तो बंगाल प्रेसिडेंसी के ही मुद्दे के लिए यहाँ पे सुनवाई होगी इस उच्चतम न्यायालय में, बाकी किसी भी प्रेसिडेंसी के केस यहाँ पर नहीं सुने जाएंगे। लेकिन एक रूल, जो दूसरा रूल था वो ये था, यदि वादी और प्रतिवादी दोनों तैयार हों इस कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए, तो चाहे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हो, चाहे वो मद्रास प्रेसिडेंसी का हो, चाहे वो कहीं का भी केस हो, इस कोर्ट में हम लड़ सकते थे। ठीक है, दूसरा जो था, तीसरा क्या था, इस कोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में, किसमें, प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे इसके फैसले के खिलाफ। ठीक है, और इस कोर्ट की जो प्रथम जज थी, प्रथम जज जो बनाया गया था वो बनाया गया था एलिजा इम्प्रेको। किसको बनाया गया था, एलिजा इम्प्रेको। और इनके लिए ये जो थे ये चीफ जस्टिस थी, इनके सहयोग के लिए 3 जजों की बेंच और बनाई, मतलब 3 जज इनके साथ और भेजे गए थे इनकी हेल्प के लिए। ठीक है, ताकि न्याय देने में कोई परेशानी ना हो, कोई डाउट ना रहे। तो अब आगे क्या हुआ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और क्या क्या प्रावधान किए गए। कंपनी के जो कर्मचारी थे उनसे कहा कि भैया ऐसा है, अगर आप कंपनी में काम करेंगे तो आप अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते।
आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए काम करना है। दूसरा क्या था कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी भारतीयों से किसी भी प्रकार का उपहार नहीं ले सकता था। उपहार लेना किस लिए बंद किया गया? वो इसलिए बंद किया गया क्योंकि क्या था, कंपनी के जो अधिकारी वर्ग के लोग थे वो उपहार के रूप में क्या ले लेते? रिश्वत ले लेते थे। क्या लेते थे? रिश्वत। इस रिश्वत को खत्म करने के लिए क्या, इस रिश्वत को खत्म करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में साफ साफ बोल दिया कि आप किसी भी भारतीय से किसी भी प्रकार का कोई उपहार नहीं ले सकते। ठीक है। साथ ही साथ कंपनी के अथॉरिटी के कंपनी के कामों की समीक्षा और उनकी देखरेख के लिए, मतलब उनको ऑब्जर्वेशन के लिए एक काउंसिल ने क्या किया? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया। क्या किया? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया। किसने किया? ब्रिटिश संसद ने। ठीक है ना। और वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 5 मेंबर को कहाँ भेज दिया? यहाँ इंडिया में भेज दिया कि आप कंपनी के कार्यों की समीक्षा करते रहेंगे और हमको डे टू डे और पीरियोडिकली हमें इन्फॉर्म करते रहेंगे कि अभी इंडिया में चल क्या रहा है। तो इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। समझ गए कि नहीं? इसके बाद क्या था कि ब्रिटिश क्राउन को लगा कि एक्ट में कुछ कमियां हैं। कौन से एक्ट में? 1773 एक्ट में कुछ कमियां रह गई हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए 1881 में एक सेटलमेंट एक्ट आया। कौन सा आया? सेटलमेंट एक्ट आया, जिसके तहत क्या थी, जो कमियां थी ब्रिटिश क्राउन को लग रही थी कि ये कमी है, इनको दूर करना चाहिए, उन कमियों को इरेडिकेट अर्थात हटा दिया गया, उन कमियों को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण एक्ट आया वो आया 1784 में। 1784 का जो एक्ट था वो ड्रॉ किया गया था विलियम पिट्स द्वारा। और ये विलियम पिट्स कौन थे? ये विलियम पिट्स जो थे वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। इनके द्वारा ड्रॉ किए जाने के कारण इस एक्ट का नाम 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। ओके। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया था? कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? कि भैया राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य जो हैं उनको पृथक पृथक कर दिया गया था। आगे क्या है? अब देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का तो गठन पहले से ही हो गया था। तो इसमें क्या किया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी एक का गठन कर दिया गया। किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्या करेगी? पॉलिटिक मामलों में ये अपनी जो है राय रखेगी। बाकी व्यापारिक मामले जो होंगे उनके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम करेगी। ठीक है। इन राजनीतिक मामलों में किन किन में अपनी राय रखेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल? वो करेगी जो ब्रिटिश अधिकार में क्षेत्र थे उनके सभी नागरिकों के लिए कैसे कानून होने चाहिए उन पे चर्चा करेगी। ठीक है ना। जो सैन्य सरकार के अंदर में जो सैन्य सरकार में जो इलाके हैं उनके लिए क्या राजनीतिक विशेषाधिकार अधिकार या क्या कानून होने चाहिए उन पे चर्चा करेगी। राजस्व गतिविधियों पर भी ये अपनी नज़र रखेगी। एक तरीके से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, वो मोस्ट पावरफुल बना दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल कौन बना दिएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बना दिया गया यहाँ पर। अब क्या था? भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे पहली बार इस एक्ट के तहत क्या बोला गया उन्हें? कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोला गया उनको। भारत में जो जितने भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी भूभाग पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र नहीं, अब वो ब्रिटिश क्षेत्र बोले जाने लगे। ठीक है। ब्रिटिश क्षेत्र बोले जाने के बाद क्या हो गया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो वर्चस्व स्थापित क्षेत्र थे उनका राजा एक होना चाहिए। तो इस कारण से क्या किया गया? जो मुगल बादशाह था उसका पद खत्म कर दिया गया। मुगल बादशाह ऐसी बादशाही को ख़त्म कर दिया गया और उनकी पेंशन वगैरह को भी ख़त्म कर दिया गया। 1793 में क्या होता है? एक चार्टर एक्ट आता है। क्या आता है? चार्टर एक्ट। ठीक 20 साल बाद समीक्षा करने के लिए। पहला एक्ट कब आया था? 1773 में। इसके 20 साल बाद कौन सा एक्ट आ गया? 1793 में कौन सा एक्ट आ गया? चार्टर। दूसरा चार्टर आया। ठीक है ना। चार्टर एक्ट आया 1793, 20 साल के बाद। तो इसमें क्या क्या किया गया व्यवस्था?
उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की मान्यता मिल गई। ये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी, इस पे चर्चा कर लेते हैं, इसको सीख लेते हैं। देखिए जो ये प्रणाली थी ये ड्रॉ की गई थी जॉन सोर द्वारा। किसके द्वारा? जॉन सोर द्वारा, ठीक है ना। जॉन सोर ने इस प्रणाली को बनाया था। तो इस प्रणाली में होता क्या था, इस प्रणाली में जो क्या था, जमींदारों को एकदम खुली छूट दे दी गई थी कि भैया आप चाहे जितना वसूली करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो हैं 90% तो हमें कर देंगे, बाकी 10% अपने पास रखे देंगे। तो इसी प्रथा को बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त प्रथा, ठीक है। अगला जो है वो है गवर्नर जनरल की योग्यता को सुनिश्चित कर दिया गया। पहले क्या था, कोई एलिजिबिलिटी, कोई क्राइटेरिया नहीं था कि भाई आपको ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप गवर्नर जनरल बन सकते हैं। लेकिन 1793 चार्टर आने के बाद इनकी एक स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता सुनिश्चित कर दी गई, ठीक। अगला क्या है, जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में मुख्य सेनापति पहले क्या हो जाता था, स्वतः ही इस काउंसिल का सदस्य बन जाता था। लेकिन 1793 चार्टर एक्ट के बाद इस स्वतः परिषद का मेंबर बनने का प्रावधान को खत्म कर दिया गया तथा कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया। क्या कहा कि भैया ठीक है, अब 20 साल तक अब और अपना व्यापार करो, 20 साल बाद हम फिर आएंगे, फिर समीक्षा करेंगे, फिर हमें जो अच्छा नहीं लगेगा उसको हटाएंगे और जो हमें लगेगा इम्प्रूव करने के लिए उसका इम्प्रूवमेंट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 20 साल हो गए, 20 साल होने के बाद 1813 में चार्टर एक्ट फिर लेके आ गए। इसके बारे में करते हैं चर्चा। 1813 में जब चार्टर एक्ट लेके आए ये, तो इसमें क्या इन्होंने अनुमति दे दी कि भैया ईसाई मिशनरियों को कि आप जाओ पूरे भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बहुत बड़े पैमाने पे ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। दूसरा क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अभी तक व्यापारिक एकाधिकार था, मतलब कि एकाधिकार क्या था, जैसे कि हमारा यहाँ शासन है तो सिर्फ और सिर्फ व्यापार हम कर सकते हैं, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया 1813 चार्टर एक्ट के तहत। क्या बोला गया कि भाई अब आपकी मोनोपोली यानी कि एकाधिकार ख़त्म कर रहे हैं हम आपके व्यापार से। तो इससे क्या हुआ, एक अच्छा काम ये हुआ कि भारत में जो था वो व्यापारिक वर्ग का उदय हो गया, भारत में व्यापारिक वर्ग का उदय हो गया। लेकिन एक चीज़ जो थी, कंपनी यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी चाय के व्यापार पर एकाधिकार रखे हुए थी और चीन में व्यापार करने का अकेला एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी था। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, जो भी चीन में अपना व्यापार करते थे उनके लिए किसी को अलाउ नहीं किया। देन 20 साल के बाद 1833 में फिर से एक चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट को देख लेते हैं, इसमें क्या था। इस चार्टर एक्ट में क्या किया गया था, बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल को बना दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है ना। क्या बना दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो क्या था, अब जो थे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीनों को एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया गया था भाई आपकी ये सुपीरियर हैं, आपको इनकी हर एक बात माननी है, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। दूसरा क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की पूर्ण समाप्ति कर दी गई थी। अभी मैंने पढ़ा था कि पिछले जो चार्टर एक्ट आया था 1813 का, उसमें क्या था, चाय और चीन में व्यापार करने का एकाधिकार किसको था, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को था। लेकिन इसमें क्या था, इसमें क्या किया गया था कि चाय और चीनी का जो एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो भी खत्म कर दिया गया। अगला क्या था, मैकाले गवर्नर जनरल की कार्यकाल में चौथे
सदस्य चुने गए थे और ये अपूर्ण सदस्य के दर्जा रखते थे। अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, बताइए ब्रिटिश हुकूमत में किस व्यक्ति को गवर्नर जनरल के अपूर्ण सदस्य के होने का दर्जा प्राप्त है, तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड मैकाले। क्या? मैकाले। ठीक है। अब ये मैकाले जो थे ना, वो विधि के बहुत अच्छे जानकार थे। जैसे हमारे यहाँ संविधान बनाने के लिए अम्बेडकर को जाना जाता है ना, उसी तरह ये मैकाले साहब जो थे ना, विधि के बहुत अच्छे जानकार थे। विधि को संहिताकरण का काम भी इन्हीं की समिति में हुआ था। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं आगे कौन सा चार्टर आया। देखिए, विधि आयोग का गठन किया गया 1833 में। ठीक है ना, 1833 चार्टर के द्वारा विधि आयोग का गठन किया गया। और जैसे हमने कहा, ये विधि के बहुत अच्छे जानकार थे, इसलिए इनको इस विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? मैकाले साहब को। मैकाले साहब को क्या कहा कि भैया आप इस विधि आयोग का अध्यक्ष बन जाओ। ठीक है। इसके तहत 1833 चार्टर के तहत सिविल सेवकों का चयन के लिए खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया। कि भैया ये बोला गया कि अब ऐसा खुली प्रतियोगिता रखो, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, सबके लिए एक प्रतियोगिता रखो। जो प्रतियोगिता में पास होगा वो किसी भी पद पे काम कर सकता है। क्या था, इस समय तक ऐसा था कि जो ऊंचे पद थे ना, उन पे इंडियंस का नियुक्ति होती नहीं थी। लेकिन ये जो चार्टर के साथ ये जो रूल लेके आया गया था, इसका पूरा जो था विरोध किया गया। किसके द्वारा विरोध किया गया? वो विरोध किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ना भाई ये काम हम नहीं होने देंगे। तो चलो इस रूल को क्या एब्लिश कर दिया गया, वहीं पे बैन कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया गया। अब देखते हैं 1853 चार्टर एक्ट में क्या हुआ। 20 साल के बाद 1833 के बाद 20 साल के बाद फिर एक चार्टर एक्ट आया, और ये जो था वो लास्ट चार्टर एक्ट था। क्या हुआ? टोटल 4 चार्टर एक्ट आए हैं। ठीक है ना, सी से चार्टर, याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, और सी से 4, तो याद रखना 4 चार्टर एक्ट आए हैं 20-20 साल की गैप पे। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं 1853 चार्टर एक्ट में क्या था। 1853 चार्टर एक्ट में क्या था कि जो पिछले चार्टर एक्ट में कमी रह गई थी उनको पूरा कर दिया गया। क्या कमी रह गई थी? कि वो जो खुली प्रतियोगिता करवाना चाहते थे सिविल सर्विसेज के लिए, वो खुली प्रतियोगिता अब ओके हो गई थी, रास्ता साफ हो गया था। अब खुली परीक्षा प्रणाली को अपना लिया गया था। अब भारतीयों को जिलाधिकारी बनने का भी मौका मिल जाता था। 1854 में क्या था? आईसीएस के संबंध में मैकाले समिति बनाएगी। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, कि भाई इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए एक समिति। और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो मैकाले साहब को बनाया गया था, क्योंकि यही विधि के बहुत अच्छे जानकार थे उस समय के। तो आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए मैकाले समिति बनाएगी समीक्षा करने के लिए क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, सिविल सर्विसेज की परीक्षा कैसे करवानी चाहिए, किस तरह नियुक्ति होनी चाहिए और कहाँ कहाँ नियुक्ति होनी चाहिए। अब देखते हैं कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया, मतलब कंपनी को फिर से छूट दी जाने लगी कि भाई अब ऐसा है, तुम थोड़े थोड़े राजनीतिक जो हमने तुम्हारी पावर ली थी वो आप वापस ले लो। और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत, मतलब राजशाही तो रहेगी, आप सिर्फ पॉलिटिकल पावर अपनी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन चाहेंगे तब उसको वापस भी ले लेंगे, इस तरीके से। क्योंकि कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया था, ये अधिकार का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। ठीक है ना। प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था। क्या किया गया था? प्रथम बार ऐसा हुआ था कि स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी कि प्रांतीय जो विधायिका हुई थी उस विधान परिषद में हमारे भारतीयों को भी मौका दिया गया था। ठीक है ना। चलिए आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारा अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में।